क्या बात है, किसी का रिस्पॉन्स नहीं? क्या समझूं मैं? ऑब्जेक्ट पढ़ा, क्लासेस पढ़ा और कंस्ट्रक्टर पढ़ा। वेरी गुड। मेमोरी एलोकेशन पढ़ा। वेरी गुड वेरी गुड। एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड। वेरी गुड वेरी गुड। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि हाँ, मेरी मेहनत जो है वो सफल हुई है। अब मैं आप लोग को पहले तो एक चीज बता देती हूँ। अब मैं क्या दिख रही हूँ क्या? ये पीछे का जो ये बैकग्राउंड है इसको थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि ये मेरी बहन के एग्जाम्स की लिस्ट आ रखी है। दिखता रहेगा ये तुम लोग को पीछे। तो देखो, बहुत इम्पोर्टेंट बात एक जो मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपकी नींव रखती है फॉर अदर थिंग्स एज वेल। हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल पढ़ा, लोकल वेरिएबल पढ़ा, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको कंस्ट्रक्टर पढ़ाऊंगी। एज यूजुअल मेरा एक वे है कि जब भी आप कोई सीरियल देखते हो तो आपको एक होता नहीं है कि अब तक क्या हुआ, अब तक आपने क्या क्या देख लिया। तो वो चीज हम करेंगे एक बार। उसके बाद जो हम करंट एपिसोड है, हम उस करंट एपिसोड पे भी आएंगे। ठीक। तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, एक बार बहुत शॉर्ट में मैं ये बताऊंगी। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि आज हमें जो पढ़ना है वो हमारे लिए क्या क्या, मतलब आज क्या क्या आकर के रखा हुआ है। ठीक। तो अब रुको व्हाइट बोर्ड खोलो। आज मैंने अपनी जिद्दी एक्स की मेल से आप सबको ये उद्घाटन है मेल का, हमारी जिद्दी एक्स मेल का उद्घाटन है। मुझे ये कहते हुए काफी अच्छा लग रहा है कि हम अपने आप को लेकर के, मतलब जिद्दी एक्स इज ग्रोइंग इन अ लॉट ऑफ वेज। आई एम ग्रोइंग बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस। तो मैं तो हमेशा आप लोग को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग का ये सपोर्ट नहीं दिखता और तो फिर शायद हम इतना ग्रो नहीं कर पाते जितना अब हम धीरे 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 कर रहे हैं। ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे आने लगती हैं आपके पास जब आप मेहनत करते हैं, ये मुझे पता चल गया है। तो बस एक चीज की कमी होती है, अगर आपके पास कुछ नहीं आ रहा है मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बिकॉज इफ यू वर्क हार्ड यू गेट एवरीथिंग यू वांट। अब मुझे एक बार अच्छे से थम्स अप करके दिखा दो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड। थम्स अप दिखा दो मुझे। चलो। चलो, अब देखो, एक बार मैं ऐसे वर्बली एक्सप्लेन कर देती हूँ जब तक मैं सारा सेटअप करूँ। ठीक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ना क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है? जब अभी तक मुझे इतना बताओ, क्या अभी तक आप लोगों को कॉलेज में ओप्स पढ़ा दी है? जहां तक मुझे लगता है शायद नहीं पढ़ाई है। ओप्स शायद कॉलेज में अभी तक नहीं आई है। क्या पढ़ाई है? अभी तक कॉलेज में नहीं पढ़ाई है। ठीक। जो मेरे हिसाब से जो टॉप के वो होते हैं, जैसे जो सुपर 150, जो हायर बैचेस होते हैं कॉलेज के हिसाब से, हाँ पढ़ा रखी है। कुछ कुछ बच्चों को पढ़ा रखी होगी, कुछ बच्चों को नहीं पढ़ाई होगी। ठीक है। तो
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ना है हमें सबसे पहले, और ये चीज मैंने पहले बता रखी थी बट आज मैं एक बार वापस बता दे रही हूँ। जावा जो होती है मेरी, वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। क्यों हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो ये ऊप्स क्यों आया, हाँ ऑब्जेक्ट क्लासेस ये सारी चीजें क्यों आई, क्योंकि एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उस रियल वर्ल्ड को मिमिक करना पड़ेगा। अब एज ए ह्यूमन मेरे बहुत सारे रोल्स होते हैं। मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, मैं भाई, मैं किसी की बहन भी हूँ, भाई नहीं, मैं किसी की बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ। ठीक। तो मेरे एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत सारे रोल्स हैं, बट एक स्पेसिफिक रोल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं एक टीचर हूँ, मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे अपने स्टूडेंट्स, आप लोगों का डेटा जो है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने पास रखना है। ठीक। तो मैं क्या करूंगी, मेरा वे क्या होगा, मेरा वे बेसिकली सेकंड होगा, हो गया सेकंड सेम में, हाँ हाँ मुझे पता है, होता है, हो जाता है। ठीक है। तो मेरा वे क्या होगा, बेसिकली मैं ऊप्स का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि हमने देखा था कि ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम किसी स्टूडेंट का डेटा स्टोर करेंगे तो काफी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे, और काफी बल्की कोड हो जाएगा, और अननेसेसरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे। उन पे किसी की कोई अथॉरिटी नहीं रह जाएगी, उसका कोई यूजफुल एक यूज नहीं होगा। तो ऊप्स हमें जरूरी है एक प्रॉपर तरह से कोड को डिफाइन करने में, किसी भी ब्लॉक को डिफाइन करने में। ठीक है। अब बात आता है कि ऊप्स का हमने और क्या क्या पढ़ा था। जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हमने पढ़ रखा है। इसमें मेजरली हर चीज जो है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के वे में रिप्रेजेंट की जाती है। हमने आगे पढ़ा था कि क्लासेस क्या होती है, क्लासेस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, और ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। फिर हमने पढ़ा था न्यू कीवर्ड क्या होता है। ठीक। न्यू कीवर्ड बेसिकली शॉर्ट में बता दूं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था डॉट ऑपरेटर क्या होता है। ठीक। ये जो डॉट ऑपरेटर होता है, ये एक तरह का वो है, एक कह लो कि जो पहले के टाइम पे होता था कि मैं अपना दिया हुआ, मैं कोई लेटर लिखती हूँ, मुझे किसी को भिजवाना है, तो वो जो मीडियम है भेजने का, यहाँ से वहां तक वो जो मीडियम जाएगा, मैंने किसी को दिया, अब वो लेकर के उस इंसान तक जाएगा। तो डॉट ऑपरेटर बेसिकली क्या है, अगर मैं लिखती हूँ S1 डॉट एज, और S1 मेरा कोई रेफरेंस वेरिएबल है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर रेफरेंस वेरिएबल क्या स्टोर करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का ये रेफरेंस आईडी स्टोर करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट का लोकेशन जो होता है वो ये स्टोर करते हैं। क्या S1 खुद में एक ऑब्जेक्ट होता है? नहीं, S1 खुद में एक ऑब्जेक्ट नहीं होता। S1 एक रेफरेंस वेरिएबल होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को, जो कि हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, उसको वो पॉइंट करता है। पॉइंट करने का मतलब क्या होता है कि उसके पास, S1 के पास उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर होता है। एड्रेस स्टोर होना मतलब एक तरह से पॉइंट करना। ठीक है। अगर मैं कहती हूँ S1 डॉट एज, तो S1 डॉट एज का मतलब क्या होता है, मेरा हीप मेमोरी में ये पूरा का पूरा स्टूडेंट एक S1 जिसको पॉइंट कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब इसके पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम भी है, एज भी है, रोल नंबर भी है, और कॉलेज भी है। अगर मैं S1 डॉट एज लिखती हूँ, इसका मतलब S1 मतलब स्टैक मेमोरी के अंदर जहां S1 बैठा हुआ है वो यहाँ उठेगा। जैसे ही डॉट आया, वैसे ही ये जो हीप मेमोरी है वहां पे ये आकर के, डॉट आकर के यहाँ पे बैठ गया। अब डॉट कहता है क्या चाहिए, S1 के पास में आ गया, अब बताओ तुम्हें इसके आगे क्या चाहिए। वो कहता है मुझे इसके आगे एज चाहिए। तो क्या करता है, एज के अंदर जो स्टोर्ड वैल्यू है वो ला करके यहाँ पे स्टोर कर देता है। ठीक। तो डॉट ऑपरेटर हमने पढ़ा था। डॉट ऑपरेटर के बाद हमने बेसिकली और क्या पढ़ा था, कौन बताएगा मुझे।
डॉट ऑपरेटर के बाद हमने क्या पढ़ा था? मुझे याद है, ऐसा नहीं मुझे याद नहीं है, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, कौन बताएगा, कौन बताएगा? एक सेकेंड रुको। ठीक है, तो इसके बाद हमने मेथड्स नहीं पढ़ा था। इसके बाद हमने, मतलब मेथड्स के बारे में मैंने आप लोगों को मेथड्स नहीं पढ़ाया था, मैंने बताया था कि बेसिकली, हाँ मेथड्स में समझ गई ख्याति क्यों बोल रही है। हाँ मेथड्स पढ़ा था, कैसे किस वे में। हमने ये देखा था कि किसी भी क्लास की अगर मैं बात करूं, इस क्लास में दो चीजें हम ला सकते हैं, बल्कि हम तीन चीजों के बारे में हमने बात करी थी। पहले हमने बात करी थी कि इस क्लास की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक, ये हम डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ हम बिहेवियर को भी डिफाइन कर सकते हैं, बिहेवियर जिसको हम मेथड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, मेथड से हम बिहेवियर को डिफाइन कर सकते हैं। बिहेवियर के साथ साथ हम अपने ईज के लिए, हम फॉर आवर ईज, हम कोई भी मेथड डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पिछली क्लास में जो हमने देखा था, हमने स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई थी, जिसके अंदर जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स रखे थे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली कौन से थे? वो कैरेक्टरिस्टिक थे उसका नाम, उसका एज, उसका कॉलेज, उसका रोल नंबर। ये एक स्टूडेंट की क्या हो गई? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब मेथड से हम बिहेवियर, बिहेवियर का क्या मतलब हुआ? बिहेवियर मतलब कि एक स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट कहती हूँ, तो स्टूडेंट क्या करता है? स्टूडेंट पढ़ाई करता है। स्टूडेंट कहीं अगर कॉलेज में जाता है तो वो कहीं ना कहीं अटेंडेंस तो मार्क करता ही है। तो हमने यहाँ पे बिहेवियर में दो चीजों को लिया था। एक हमने लिया था कि स्टूडेंट स्टडीज एंड स्टूडेंट मार्क अटेंडेंस। ठीक, इसका मैंने कोड भी करके दिखाया था कि कैसे जो फंक्शन है वो कॉल हो रहा होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि हमने खुद से भी एक मेथड डिफाइन करा, प्रिंट नाम का। स्टूडेंट क्लास के अंदर ही हम प्रिंट नाम का एक फंक्शन डिफाइन कर दिए, जो क्या करता है, जैसे ही मैं s1 डॉट प्रिंट लिखती हूँ, मेरे जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? प्रिंट हो जाते हैं। तो मैंने प्रिंट क्यों लिखा? मैंने प्रिंट वाला जो मेथड है वो क्यों बनाया? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं s1 डॉट प्रिंट लिखूं, मुझे बार बार अलग अलग से एस आउट, S1 डॉट एज, S1 डॉट नेम, S1 डॉट ये सब अलग अलग से प्रिंट ना करना पड़े। मैं अगर चाहती हूँ कि मैं एक बार में सब कुछ प्रिंट कर लूँ, तो मैं S1 डॉट प्रिंट का जो फंक्शन है वो चला दूंगी, और और फिर मेरा जितना डिटेल है वो सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो ये अभी तक हमने पढ़ रखा है। अब जो कल से जो मेन, अभी तक कोई डाउट? क्या अभी तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है? एक बार, ठीक है। अब देखो, जो अब सबसे इम्पोर्टेंट हमने कल पढ़ा था वो था, हमने डिफॉल्ट वैल्यूज के बारे में जाना था, जो कि एक मिथ होता है। जैसे जो जब ऊप्स बच्चे नहीं पढ़ते, जब ऊप्स आपको का नॉलेज आपको नहीं होता, तो आपको ऐसा ही लगता है कि हम जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कि सारे डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था हमने, तो हमने ये भी देखा था कि हर एक डेटा टाइप का एक डिफॉल्ट वैल्यू होता है। तो वहां पे कल हमने एक क्या पढ़ा? कल हमने ये देखा था कि अगर मैं मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर इंट एक्स करके छोड़ दूं, और मैं यहाँ पे एस आउट करने की कोशिश करूँ एक्स को, तो ये मुझे क्या देगा? ये मुझे एरर ला करके देगा। इसकी वजह से मुझे एरर आएगा, इसकी वजह से एरर यही कहेगा कि तुमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, इसको इनिशियलाइज करो तभी तुम इसको प्रिंट कर सकते हो। यही सेम काम अगर मैं कोई क्लास बनाती हूँ, और क्लास में मैंने क्लास बनाई, मैंने स्टूडेंट क्लास, और उस स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने एक उसका स्ट्रिंग नेम किया, और मैंने साथ ही साथ इंट एज किया।
ठीक, अभी और चीजें नहीं लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे ही मेन फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। ठीक, ऑब्जेक्ट बताना बनाना मैंने आप लोगों को बताया है। क्या होता है, स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक, अब जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और मैं यहाँ पे डायरेक्टली एस आउट करवा दूं, मैंने देखो यहाँ पे कोई भी नाम दिया नहीं अभी तक कि नाम मेरा क्या हो, यशिका हो या दीपांशी हो, या एज मैंने अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। बस मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सिंपली एस आउट करवा देती हूँ, सिंपली एस आउट करवा देती हूँ एस वन डॉट नेम को, और एस आउट करवा देती हूँ S1 डॉट एज को। सॉरी, मैं क्यों हाँ करी थी, मेरी छोटी बहन थी, अब मुझे कुछ काम था, मुझे बॉटल भरवानी थी, तो वो यहाँ आई और फिर वो अपना बॉटल भरने जा रही थी, मैंने उसको अपना बॉटल भी दे दिया, तो वो साड़ा सा मुंह बना रही थी, तो मुझे हंसी आ गई, जो होता रहता है। खैर, तो मेरा कोई काम नहीं करना चाहती है वो, क्या सारी छोटी बहनें ऐसी होती हैं? कोई बात नहीं, हटाओ। मैं भी किसी दिन किसी जमाने में छोटी बहन बनूंगी तो मैं भी अपनी बड़ी बहन के साथ यही करूंगी। हो, तो हमने क्या किया, मैंने देखो यहाँ पे अभी तक क्या किया, मैंने स्टूडेंट क्लास बनाई। ठीक, अब मैंने उसके अंदर स्ट्रिंग नेम और इंट एज करके डिफाइन कर दिया। मैं जब ऑब्जेक्ट बनाती हूँ और मैं डायरेक्टली S1 डॉट नेम और S1 डॉट एज प्रिंट करवाती हूँ, तो मेरे पास क्या अभी एरर आएगा? अब मेरे पास एरर नहीं आएगा, अब मेरे पास आएगा स्ट्रिंग। क्या है, स्ट्रिंग को मैंने अभी तक इनिशियलाइज नहीं करा, तो इनिशियलाइज नहीं करा तो स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है। इंट एज, एज की डिफॉल्ट वैल्यू, इंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो मेरे पास नल और जीरो जो है वो प्रिंट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्शियलिटी क्यों होती है, ऐसा होता क्यों है, ये मैंने कल अच्छे से एक्सप्लेन करा था, ये आपको समझ, देखो मैं बता देती हूँ। मैंने ये जो क्लास के अंदर वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं, इनको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, क्लास के अंदर जो हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं उनको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। और जो वेरिएबल्स हम क्लास के बाहर किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं उसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक, अब ये जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं इनका स्कोप कब तक रहता है, ये कब तक लास्ट करते हैं, ये कब तक रहेंगे मेमोरी के अंदर, ये तब तक रहेंगे जब तक क्लास रहेगी। ठीक है, क्लास कब तक रहेगी, क्लास बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहेगी, क्योंकि ये जो क्लासेस होती हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये कहाँ स्टोर होता है, ये स्टोर होते हैं हीप मेमोरी के अंदर। ये बार बार रीयूज हो रहे होते हैं इनका, जब जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बट अगर मैं किसी मेन फंक्शन की बात करूं, तो हम सबको ये पता है कि मेन फंक्शन भी एक तरह का फंक्शन ही है। और अगर हम जब फंक्शंस की बात करते हैं तो हमें ये चीज पता है कि जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तब वो स्टैक मेमोरी के अंदर आते हैं, और जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है वो स्टैक मेमोरी से चले जाते हैं। तो इनका काम बहुत कम टाइम के लिए ही होता है, ये आएंगे टेम्परेली मेमोरी के अंदर, अपना काम खत्म करके ये वापस चले जाएंगे। तो इनके अंदर जो जो वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं वो भी काफी कम टाइम के लिए, जब तक मेन फंक्शन का स्कोप होता है तब तक ही लास्ट करते हैं। अब जावा कहता है कि मैं जो चीज टेम्परेली लोकेट हो रही है, जो चीज टेम्परेली ही मेमोरी में रह रही है, ज्यादा देर के लिए नहीं रह रही, मैं उस पर अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैं उसको मेमोरी क्यों, उसको स्पेस क्यों एलोकेट करूं, मैं उसको डिफॉल्ट वैल्यूज क्यों दूं। यूजर खुद उन वेरिएबल्स को क्रिएट करे, खुद उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करे और फिर इस्तेमाल करे। अगर यूजर इन लोकल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा, तो मैं एरर दूंगा। ठीक, तो यहाँ क्या होता है, मैंने एक एग्जाम्पल क्या दिया था, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मानो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक,
और इन 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका इम्पैक्ट जो है वो आपकी सीजीपीए पे बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। एक सब्जेक्ट है, एक वो सब्जेक्ट है जिसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मतलब नेग्लिजिबल है वो। तो आपका मेन फोकस क्या होगा, आप किस पे सबसे ज्यादा फोकस करोगे? जाहिर सी बात है, आपका जो मेन फोकस होगा वो इन 4 सब्जेक्ट पे होगा रेदर देन इस एक सब्जेक्ट पे। आप इसका सिलेबस सबसे पहले इन 4 सब्जेक्ट्स का खत्म करके इनको अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करोगे रेदर देन इस एक सब्जेक्ट। आप जावा हो, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये है आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स, और ये जो एक सब्जेक्ट है ये है आपका लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल्स को जावा ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देता है डिफॉल्ट वैल्यूज से, और लोकल वेरिएबल्स को जावा ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज नहीं करता। ठीक, समझ आ गया? एक बार इसके नोट्स दिखा देती हूँ। देखो, अब देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है। ठीक, थैंक यू। एक सेकेंड, इसके अंदर लगता है वो नहीं है। एक सेकेंड बच्चों। ठीक है, देखो ये एक एग्जाम्पल लिया था मैंने कल, मैं इसका वो भी करके दिखाई थी, कोड भी करके दिखाया था मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट नाम, पहले यहाँ पे एक क्लास बनाई। ठीक, ये मैंने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बना दी। अब इस स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने स्ट्रिंग नेम, इंट एज, इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग कॉलेज, ये क्या हो गए, ये हो गए मेरे इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक, और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन भी रखा जिसको मैं क्या कहती हूँ, जो फंक्शन क्लास के अंदर बनाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, मेथड्स कहते हैं। ये बात हमें पता है। ठीक, तो क्लास के अंदर के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम मेथड्स कहते हैं, और क्लास के अंदर के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम इंस्टेंस वेरिएबल्स बोलते हैं। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नाम S1 नाम का एक S1 करके ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक, S1 एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि क्या कर रहा है, बेसिकली पॉइंट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यूज इनिशियलाइज नहीं करी, कोई भी नाम नहीं दिया, एज नहीं दी, रोल नंबर नहीं दिया और कॉलेज नहीं दिया। मैंने एस आउट S1 डॉट नेम करा, S1 डॉट एज करा, S1 डॉट रोल नंबर करा, S1 डॉट कॉलेज करा। तो इसमें मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, S1 डॉट नेम में मुझे नल मिलेगा, इसमें मुझे जीरो मिलेगा, इसमें मुझे जीरो मिलेगा और इसमें मुझे नल मिलेगा। ठीक है, जब मैं इंट एक्स करके एक वेरिएबल डिफाइन करती हूँ और यहाँ पे मैं एक्स को प्रिंट करती हूँ, तो ये मुझे एरर देगा। एरर क्या देगा, एरर मुझे यही देगा कि ये लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किया गया, इसको इनिशियलाइज करें। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्स मेरा हो गया लोकल वेरिएबल, और जो क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं ये मेरे हो गए इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिख रखी है, इंस्टेंस वेरिएबल्स, वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास, वो वेरिएबल्स जो कि किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर किए गए होते हैं, बट आउटसाइड एनी मेथड, किसी भी मेथड के बाहर हो पर क्लास के अंदर। जैसे अगर मैं
नेम की बात करूँ, एज की बात करूँ, रोल नंबर, कॉलेज की बात करूँ, तो वो इस ये भी क्या है, देखो ये मेरा एक मेथड है। इसके अंदर अगर मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन किया होता, वो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल नहीं कहलाता, क्योंकि उस वेरिएबल का स्कोप उस फंक्शन तक ही सीमित है, उस मेथड तक ही सीमित है। ठीक है, तो वेरिएबल्स जो कि डिक्लेयर किए गए होते हैं किसी क्लास के अंदर, पर सॉरी बट बिना पर किसी मेथड के बाहर। ठीक है, इट्स स्कोप इज थ्रू आउट द क्लास एंड डिफॉल्ट वैल्यूज आर असाइंड ऑटोमेटिकली। इसका जो स्कोप होता है वो पूरी जब तक क्लास एग्जिस्ट करती है तब तक होता है, और डिफॉल्ट वैल्यूज ऑटोमेटिकली असाइन कर दी जाती है। लोकल वेरिएबल्स क्या होता है? लोकल वेरिएबल्स, वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ मेथड, वो वेरिएबल्स जो किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर किए गए होते हैं, या किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर, या किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए गए। कंस्ट्रक्टर का ये जो कंस्ट्रक्टर शब्द है, इसको अभी हम जल्द ही पढ़ने वाले हैं, अभी जस्ट, ठीक, कल पढ़ाया था, वापस बताऊंगी। ठीक, तो वो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर भी एक तरह के फंक्शंस होते हैं, नॉट अ फंक्शन बट समवेयर अ फंक्शन। ठीक, तो जब तक कंस्ट्रक्टर रहता है, जब तक कंस्ट्रक्टर को भी हम कॉल लगाते हैं, ठीक, तो जब तक कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं लगाएंगे वो वेरिएबल इस्तेमाल में नहीं आएगा। और जैसे ही कंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो जाएगा, वैसे ही उस वेरिएबल का भी स्कोप खत्म हो जाएगा। तो वो वेरिएबल जो किसी मेथड के अंदर, किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर, या किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए गए होते हैं, उनको हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। इसका जो स्कोप होता है, इट्स स्कोप इज ओनली विद इन द स्पेसिफिक मेथड और ब्लॉक। ठीक है, नो डिफॉल्ट वैल्यू इज इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली, द यूजर नीड्स टू इनिशियलाइज इट बिफोर यूज। इसे जावा अपने आप को डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देता, यूजर को इसे इनिशियलाइज करने की जरूरत होती है। अब यहाँ पे जो है इसका रीजन लिखा हुआ है कि इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास। इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं, और वो स्टोर कहाँ होते हैं? वो हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। जो मेरे ऑब्जेक्ट्स होती है वो कहाँ स्टोर होते हैं? हीप मेमोरी के अंदर होता है। तो उनके अंदर के जो क्या हो गए वेरिएबल्स होते हैं, जिनको हम इंस्टेंस वेरिएबल्स कहते हैं, वो कहाँ स्टोर होते हैं? हीप मेमोरी के अंदर होते हैं। ठीक, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है, तो जेवीएम उसको ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देता है डिफॉल्ट वैल्यूज से। क्यों करता है? टू इंश्योर द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन अ वैलिड एंड यूजेबल स्टेट। जावा क्यों करता है, जेवीएम क्यों उसको ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर देता है? ताकि वो हमेशा तैयार रहे यूज होने के लिए। ठीक, अगर मैं उसको इनिशियलाइज नहीं करूंगी, तो वो कहीं ना कहीं वो इतना कैपेबल नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा, वो यूजेबल नहीं होगा हर मतलब। कहने का मतलब क्या होगा? जैसे मैं चाहती हूँ कि तुम हर सिचुएशन के लिए तैयार रहो। अगर तुम ट्रैकिंग करने जाते हो, तो वर्स्ट से वर्स्ट केस के लिए भी तुम्हें अपने आप को रेडी करके जाना है। तो जावा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको हमेशा इनिशियलाइज करके रखूं, ताकि ये हमेशा किसी वैलिड स्टेट या यूजेबल स्टेट में रहे, इसे आराम से यूज किया जा सके। वेयर एज जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, वो डिक्लेयर कहाँ होते हैं? इनसाइड अ मेथड। कोई लोकल वेरिएबल मेथड्स के अंदर डिक्लेयर होता है, स्टोर्ड इन अ स्टैक मेमोरी। वो एक स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। ठीक, एक तरह से टेम्पोररी मेमोरी के अंदर store होता है। They are not initialized by JVM because their execution depends on method call। वो मेथड को जब कॉल किया जाएगा, तब वो वेरिएबल आएगा मेमोरी के अंदर। ठीक, एंड जावा फोर्सेस द प्रोग्रामर्स टू इनिशियलाइज देम explicitly to avoid a logical error and ensure control over the unit। ठीक है, तो जावा क्या करता है? फोर्स करता है प्रोग्रामर्स को कि तुम उसे अपने आप एक्सप्लिसिटली, मतलब अपने आप खुद से मैन्युअली तुम उसे डिक्लेयर करो, उसको इनिशियलाइज करो, ताकि कोई लॉजिकल एरर ना आए, या फिर उस पर तुम कंट्रोल रख सको। ठीक, यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप। ठीक है, अब हम आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अब तक हमने देखा कि हम क्या बात करते हैं, किसके बारे में? कंस्ट्रक्टर।
ठीक है। अब मुझे कंस्ट्रक्टर के बारे में कौन बताएगा? थैंक यू दीपांशी, बहुत मेहनत लगी थी भाई साहब लिखने में, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था, पर मुझे मजा आया। एटलीस्ट मैं उनको अब रेफर कर पा रही हूँ। कल मैंने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ाया था। ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पर यूज उस वैल्यू, हाँ, उसे वैल्यूज देने के लिए। वेरी गुड। अगर ख्याति तुम जवाब नहीं देती तो मुझे खुद की पढ़ाने पे काफी शक होता है कि क्या मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओए, तकिया दो देना प्लीज। फेंकना नहीं, फेंकना नहीं, फेंकना नहीं, फेंकना नहीं। थैंक यू। ठीक है। ये भगवान, अब तबाही मचेगी। एक सेकंड रुको। ठीक है, तो अब देखो कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर यूज होते हैं, यूज एट द टाइम ऑफ, अरे गंदे गंदी राइटिंग बन रही है, देखो, यूज एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है। पहले मैं ऐसे पढ़ाऊंगी, फिर मैं नोट्स दिखाऊंगी। ठीक। क्योंकि मुझे, जब मैं खुद पढ़ती हूँ तो मुझे नहीं पसंद आता जब कोई, मैं पढ़ रही हूँ एकदम नया नया कॉन्सेप्ट और एकदम से टीचर आकर के वो दिखा दे, नोट्स दिखा दे, लो नोट से पढ़ो तुम। नहीं, खुद से लिख लिख के समझाइए। ठीक। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक तरह के फंक्शन होते हैं, बट वो फंक्शन नहीं होते। उनका जो दिखने का तरीका होता है ना, वो फंक्शन जैसा होता है। ठीक। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते टाइम पे ही उसे वैल्यूज देते हैं, देने में मदद करते हैं। अभी जो हमने पहले देखा था, क्या देखा था? कि हम एक स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट करके हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक। अब हम यहाँ क्या कर रहे थे? S1 डॉट नेम को हम, नेम हम खुद इनिशियलाइज कर रहे हैं। S1 डॉट एज हम खुद उसको वैल्यू दे रहे हैं। ठीक। हम ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो चुका है उसके बाद हम वैल्यूज दे रहे हैं। बट कंस्ट्रक्टर्स क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टर हमें हेल्प करते हैं ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते टाइम पे ही वैल्यूज देने में। ठीक। अब कुछ रूल्स हैं जो कि हमें कंस्ट्रक्टर के बारे में ध्यान रखना है। ठीक। रूल्स क्या है? पहला रूल ये है कि जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज द नेम ऑफ क्लास। जो मेरी क्लास का नाम होता है वही सेम मेरी कंस्ट्रक्टर का नाम भी होना चाहिए। ठीक है। दूसरा होता है कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। मैंने क्या बोला था? ये एक तरह का फंक्शन होता है, बट ये फंक्शन नहीं होता, मतलब फंक्शन जैसा दिखता है। अब अगर इसे फंक्शन होना होगा तो इसके पास एक रिटर्न टाइप भी होगा, क्योंकि फंक्शन के रिटर्न टाइप होते हैं, बट कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक। तो इट हैज नो रिटर्न टाइप। ठीक है। तीसरा जो है वो क्या है? ये कंस्ट्रक्टर जो होते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स आर automatically called, constructors are automatically called while object creation। ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते टाइम कंस्ट्रक्टर्स को ऑटोमेटिकली कॉल कर लिया जाता है। ऑटोमेटिकली कॉल कैसे होता है? जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो मैं कैसे बनाती हूँ? स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट ब्रैकेट। ये जो मेरा न्यू स्टूडेंट ऐसे करके आ रखा है,
ये जो है स्टूडेंट जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, यही होता है मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल। देखो, मेरी जो क्लास का नाम है वो क्या है, स्टूडेंट है। मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल भी कैसे कर रही हूँ, इसी से। मतलब जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम ऐसे तो कॉल करते हैं, फंक्शन का नाम और ब्रैकेट। तो मेरा जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, वो सेम एज द नेम ऑफ द क्लास है। ठीक है। अब चौथी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये यूज किया जाता है, इट इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में मदद करता है, ये तो हमने देख लिया। जो मेन लाइन है, इट इज, इट कैन बी ओवरलोडेड। ठीक। बहुत गंदी राइटिंग है, अभी नोट्स दिखाऊंगी तो देख लेना, समझ लो अभी बस। ये ओवरलोड किया जा सकता है। अब ओवरलोडेड क्या होता है, ओवरलोड यही एक कॉन्सेप्ट है जो अगर मैंने पहले पढ़ाया होता तो शायद समझ ना आता। मेथड्स के टाइम पे भी हम मेथड्स को जो होते हैं, मेथड्स फंक्शंस जो होते हैं, हम मेथड्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं और हम कंस्ट्रक्टर्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के ये रूल्स होते हैं। पहला, कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो सेम एज द नेम ऑफ द क्लास होना चाहिए। दूसरा, कि कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक। तीसरा क्या है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल कर लिए जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पे। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसका सिंटैक्स कैसा होता है, स्टूडेंट एस वन इज टू न्यू स्टूडेंट ब्रैकेट। तो ये स्टूडेंट ब्रैकेट क्या है, इट इज बेसिकली कॉलिंग ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। मैं किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रही हूँ। ठीक। उसके बाद कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। अब जो फिफ्थ मेजर पॉइंट है वो है इट कैन बी ओवरलोडेड, जो कि हम देखेंगे। अभी जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट पढ़ा, हम वो डिफॉल्ट वैल्यू भी देखेंगे कि आखिर ये डिफॉल्ट वैल्यू आ कहाँ से रही है, जावा कैसे कर रहा है ये काम। कोई बात नहीं। ठीक। देखो, अब मैं एक काम करती हूँ, इसका एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। कंस्ट्रक्टर का मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बनाई, क्लास स्टूडेंट। ठीक। मैंने क्या, स्ट्रिंग नेम, ये एक क्या है, ये सारी जो जो चीजें मैं लिखूंगी, मैं चाहती हूँ कि मैं जो जो चीज, देखो अभी मैं पूरा लिखूंगी और मैं जिनको जिनको एक साथ करूंगी उनका आप मुझे नाम बताओगे। ठीक है। स्ट्रिंग नेम, इंट एज, इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग कॉलेज। ठीक। ये क्या है मुझे बताओ। ठीक। स्टूडेंट, देखो अब आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा कंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट, मैंने क्या किया, जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है इट शुड बी सेम एज द नेम ऑफ योर क्लास। ठीक। आज ब्रदर्स डे है, आज ब्रदर्स डे है। स्टूडेंट, क्लास का नाम क्या है मेरा, देखो स्टूडेंट है। ठीक। जो मेरा कंस्ट्रक्टर का नाम है वो भी क्या है, स्टूडेंट है। ठीक। अब मैं क्या करती हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इनिशियलाइज, देखो मैंने क्या बोला था, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट वाइल इट्स क्रिएशन। तो अब मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यूज मैं देना चाहती हूँ अपने साइड से वो मैं दूंगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं नेम इज इक्वल्स टू यशिका। ठीक। एज इज इक्वल्स टू 19, रोल नंबर इज इक्वल्स टू 71, कॉलेज इज इक्वल्स टू GLM। ठीक है।
मैंने ऐसे करके अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कर दी, इन डिफॉल्ट वैल्यूज को दे दिया। ठीक। अब ये मेरी क्लास हो गई जिसके अंदर ये क्या है, दिस इज माई कंस्ट्रक्टर, दिस इज माई कंस्ट्रक्टर। अब जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो रहा है, ये क्या है मेरा, इट इज माई रेफरेंस वेरिएबल। न्यू क्या है, इट इज अ स्पेशल कीवर्ड जो कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में मदद करता है। ये क्या है, ये है मेरा कंस्ट्रक्टर को हम कॉल लगा रहे हैं, तो दिस इज माई कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक। जैसे ही मैं ये लाइन लिखूंगी तो क्या होगा मेमोरी के अंदर, एक स्टैक मेमोरी में S1 आएगा, और हीप मेमोरी जो है मेरी, इसके अंदर कुछ ब्लॉक ऑफ बंच ऑफ स्पेस जो है वो एलोकेट, मान लो इसका कोई एड्रेस है #AB, तो S1 के पास ये स्टोर्ड है, S1 इसे पॉइंट कर रहा है। अब मैंने जैसे ही ये क्रिएट किया, जैसे लाइन लिखी, न्यू कीवर्ड की वजह से रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट हो रही है हीप मेमोरी में। ठीक है। मैंने क्या किया, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉल लगाया। ठीक। तो जैसे ही मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल लगा रही हूँ, यहाँ पे जो मेरा नेम है, ठीक, नेम की जगह पे यशिका स्टोर हो जा रहा है, एज की जगह पे 19, रोल नंबर पे 71, और कॉलेज पे GLA। ठीक है। तो जैसे मेरा कंस्ट्रक्टर, जैसे जैसे मेरा वो बन रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, वैसे वैसे वो चीजें स्टोर हो रही हैं। ठीक। तो ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पर ही, अब जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी, ठीक, इसके बाद डायरेक्टली अगर मैं एस आउट कर दूंगी S1 डॉट नेम, और ऐसे ही S1 डॉट कॉलेज, ठीक, ऐसे ही मैं S1 डॉट करूंगी ये सारी चीजें, तो बिना, मैंने इनिशियलाइज नहीं करा, बट ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते टाइम पर ही मैंने इसको वैल्यूज दे दी है। तो मेरी यहाँ पे नल वैल्यूज, जीरो, ये सब प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे मेरा ये जो मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज दी है कंस्ट्रक्टर के अंदर वो प्रिंट होंगी। ठीक। समझ में आया क्या? इसका कोड दिखाऊंगी एक बार अच्छे से। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स ओवरलोडेड। ओवरलोडिंग अभी पढ़ाऊंगी, हाँ, ऑलमोस्ट आप सही हो। ठीक है। कल था। यार एक तो उस टाइम पे ही मुझे चैट्स नहीं दिखती है ना, तो अब वापस रिलेट करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। पता है, तुम लोग एक काम क्या करो, ब्रदर्स डे, अच्छा कल था ब्रदर्स डे। हाँ वही तो मैं, कल था ब्रदर्स डे, ये परसों था ब्रदर्स डे। खैर छोड़ो। वैसे हाँ हाँ, कल ही था ब्रदर्स डे, हाँ कल ही था। कल ही तो खिलाई, कल ही था ब्रदर्स डे। एक, नहीं तो मेरा भाई खुश हो जाता कि वाह, कल भी मुझे ब्रदर्स डे विश किया गया, आज भी मुझे ब्रदर्स डे विश किया जाता, कल भी मुझे ट्रीट दी गई, आज भी दी जाती। हाँ ठीक। कल बीमार हो गया था, आज बीमार नहीं है। चलो। तो देखो अभी कोड देखो।
एक नई क्लास बनाती हूँ मैं, इसको डिलीट मारती हूँ। एक तो ये मुझे थोड़ा थोड़ा तो समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है इसके अंदर। कभी कभी एकदम से एरर देने लगता है। कुछ प्रॉब्लम होगी, है ना मरीजा? ठीक। अच्छा। ठीक। रुको। देखो अब मैं क्या करूंगी पहले। कल मैंने एक और चीज बताई थी, जब भी हम क्लास बनाते हैं तो वो क्लास हम क्या करते हैं, मेन क्लास के बाहर बनाते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं। हम करते हैं क्लास स्टूडेंट। जो जो कल का लेक्चर नहीं देखा है, अच्छे से कल का लेक्चर देखो, क्योंकि कल मैंने और भी बहुत सारी चीजें बताई हैं। ठीक। मैंने क्या किया, स्ट्रिंग नेम, इंट एज, इंट रोल नंबर, इंट रोल नंबर, और ठीक है, रुको तो। हाँ ठीक है। ठीक है। और स्ट्रिंग कॉलेज। ठीक। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम। तो हमने क्या किया, नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर शुड बी सेम एज द नेम ऑफ योर क्लास। अब इसके अंदर मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ, तो नेम इज इक्वल्स टू यशिका, एज इज इक्वल्स टू 19, रोल नंबर इज इक्वल्स टू 71, और कॉलेज इज इक्वल्स टू GLA। ठीक है। यहाँ पे मैं एक प्रिंट वाला भी बना देती हूँ, वॉइड प्रिंट करके, ताकि मैं एक बार में सबका, जैसे ही मैं कॉल इसको कॉल करूँ वैसे ही सब कुछ प्रिंट हो जाए, मुझे बार बार ना करना पड़े। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने एस आउट करा नेम प्लस थोड़ा सा स्पेस, एज प्लस थोड़ा सा स्पेस, कॉलेज थोड़ा सा स्पेस, और रोल नंबर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे जो क्लास है वो बना ली। ठीक। ये क्या हो गए, ये मेरे हो गए इंस्टेंस वेरिएबल्स। और ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर। ठीक, जिसके अंदर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू खुद दे रखी है अभी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन भी बना रखा है प्रिंट नाम का, जिसको जैसे ही मैं कॉल करूंगी वैसे ही मेरा नेम, एज, कॉलेज, रोल नंबर सब प्रिंट हो जाएगा। ठीक। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। ठीक। मैंने क्या किया, स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट करके कॉल, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये क्या है, ये है मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक। डायरेक्टली मैं क्या करती हूँ, मैं S1 डॉट प्रिंट करती हूँ। तो क्या हो जाएगा, S1 डॉट प्रिंट करते ही मैंने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया। प्रिंट फंक्शन के अंदर नेम लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है, कॉलेज लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है। तो जो मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज दी हुई थी, यशिका 19, GLA 71, वही वैल्यूज मेरी प्रिंट हो गई। ठीक। तो इससे क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर का ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे अच्छे से समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि जावा जो है वो डिफॉल्ट वैल्यूज कैसे देता है। मैंने अभी तक जो मैंने क्लास बनाई थी उसमें तो मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, तो फिर ये जीरो और नल, ये जो स्ट्रिंग की थी, ये डिफॉल्ट वैल्यूज कैसे आ रही थी। जावा कहता है कि तुम कंस्ट्रक्टर बनाओ या तुम ना बनाओ, मुझे कंस्ट्रक्टर अगर तुम नहीं बनाओगे तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जावा कहता है। ठीक। तो आइदर यू मेक इट और आई विल मेक इट। तो जब मैं स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू
न्यू स्टूडेंट करके ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाती हूँ, तो ऑटोमेटिकली जावा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है जो कि खाली होता है पूरी तरह से। और उसको वो उसमें जो ये वैल्यूज होती हैं उनको वो इनिशियलाइज कर देता है उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज, वो जो डेटा टाइप होता है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है। तो दो तरह के कंस्ट्रक्टर्स के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और दूसरा हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है। ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है? वो कंस्ट्रक्टर जो जावा ऑटोमेटिकली खुद अपने आप बना लेता है जब हम उसे इनिशियलाइज नहीं करते। हमने सिर्फ कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाया, जावा जाके देखता है, कहता है अच्छा यूजर ने नहीं बनाया, मैं खुद कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ और फिर उसको मतलब इनिशियलाइज कर देता हूँ जो मेरा डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यूज है। अगर मैं कुछ ऐसा करती हूँ, अगर मैं कुछ ऐसा करती हूँ, ये मैंने क्या किया, मैंने एक खाली कंस्ट्रक्टर बना दिया। यही होता है मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे ही जावा देखता है कि अच्छा, मान लो अगर मैंने यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होता, जावा कहता है अच्छा कंस्ट्रक्टर को तो कॉल लगाया जा रहा है, तो वो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता है। मैंने यहाँ पे खुद ही एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब जब मैं प्रिंट करूंगी तो मुझे नल वैल्यूज दिखेंगी क्योंकि जावा ने देखा कि मैंने खुद अपने आप तो कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया था, तो उसने क्या किया, जो डिफॉल्ट वैल्यूज है उनको उसने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसको जावा ने जो जावा खुद बना सकता है, बट मैंने यहाँ पे आपको बनाने के लिए दिखा, मतलब कैसे कैसे दिखता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने आपको दिखा दिया। अब जो होता है वो होता है एक और कंस्ट्रक्टर जो कि हम कहते हैं पैरामीटराइज। ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, हमें ये चीज तो पता है कि हम फंक्शंस के अंदर क्या करते हैं, पैरामीटर्स भी तो देते हैं। एक तो होता है वॉइड फंक्शन, मान लो उसमें मैं कोई पैरामीटर नहीं देती हूँ, कुछ नहीं देती हूँ, मैं बस डायरेक्टली उसके अंदर जो काम है उसको करवा देती हूँ फिर। अगर मैं किसी फंक्शन को पैरामीटर्स देती हूँ तो वो मेरा पैरामीटराइज फंक्शन हो जाता है। तो वैसे ही अगर मैं किसी कंस्ट्रक्टर को पैर के अंदर पैरामीटर्स डाल देती हूँ तो वो मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाता है। मान लो कि ये जो चार तुम पे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, इनमें से तुम ये नहीं चाहती कि रोल नंबर और कॉलेज, तुम चाहते हो कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसी टाइम पे तुम्हारा नेम और एज जो है उसको डिफॉल्ट वैल्यूज मिल जाए, वो कभी खाली ना रहे, वो कभी नल ना रहे, उन्हें ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वैल्यूज मिल जाए। बाकी जो रोल नंबर है और कॉलेज है ये नल हो सकता है। ठीक, इनको हम बाद में इनिशियलाइज करते हैं। तो तुम क्या कर दोगे, यहाँ पे कंपलसरी कर दोगी, क्या कर दोगी, तुम कंपलसरी कर दोगे कि तुमने यहाँ पे क्या किया, एक नया कंस्ट्रक्टर बना लो। तुमने कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, यहाँ पे इसको तुमने पैरामीटर्स दे दिए, स्ट्रिंग नेम और इंट एज, स्ट्रिंग एन और इंट ए। ठीक है। अब मैं स्ट्रिंग नेम इंट एज क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिस कीवर्ड का जो कंसेप्ट है वो आएगा जो हम कल की क्लास में। ठीक है। तो स्ट्रिंग एन और इंट ए मैंने ऐसे करके दो पैरामीटर दे दिए। तो मैंने कहा कि जो नेम होगा मेरा वो एन के बराबर होना चाहिए और जो एज होगा मेरा वो मेरी ए के बराबर होना चाहिए। तब क्या बने तुम्हारा? ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर क्यों दे रहा है? ठीक, अब देखो यहाँ इसने एरर दिया क्योंकि मैंने जो कंस्ट्रक्टर को जब कॉल किया, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया बट मैंने इसके अंदर जो इसको चाहिए पैरामीटर्स चाहिए वो मैंने नहीं दिए। मैंने क्योंकि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर बना रखा है उसके अंदर दो पैरामीटर्स दिए हैं बट मैंने अभी तक इसको डिजायर्ड वैल्यूज दी। अब जब मैं इसे डिजायर्ड वैल्यूज दे दूंगी तब ये मुझे एरर शो नहीं करेगा। ठीक, अब ये मुझे एरर शो नहीं कर रहा है। अब जब मैं प्रिंट करूंगी तो मेरा नेम और मेरा जो एज है ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज है। बस मेरी जो मेरी
कॉलेज है और रोल नंबर है वो इनिशियलाइज नहीं। ठीक है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर हम पैरामीटर्स दे देते हैं कि इनकी जो वैल्यूज है ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अब इसके अलावा जो वेरिएबल्स है वो तो डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन करता है जावा उनको, बट अगर मैंने पैरामीटर्स उस बेसिस के अंदर मैंने अगर दे दिया कि मुझे इनकी वैल्यूज तो चाहिए ही चाहिए, तो अगर मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल लगा रही हूँ तो मुझे वो वैल्यूज देनी पड़ेगी, नहीं तो कोड नहीं चलेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, क्या समझ में आया? ठीक है, एक बार चैट खोल के देखना। ठीक। अब यहाँ पे आता है ओवरलोडिंग का। क्या होगा अगर मानो मैं कहती हूँ कि यार बेस्ड ऑन मेरी डिजायर्ड चीज है, या हो सकता है कभी मैं चाहूँ मैं किसी को भी इनिशियलाइज ना करना चाहूँ पहले से, डिफॉल्ट वैल्यूज मिले। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ नेम दूं, बाकी सब डिफॉल्ट मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि नेम और एज में दूं बट बाकी चीजें ना रहें। मैं सबको इनिशियलाइज करना चाहती हूँ, वो बेस्ड ऑन माई मूड। मेरा मूड जैसा होगा मैं वैसा कंस्ट्रक्टर के टाइम पे करूंगी। तो यहाँ पे मैं यूज करती हूँ ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग क्या होता है? हम सेम ही चीज को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे। ठीक। देखो, मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है। ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि वन थिंग, ठीक है, ठीक है, ओवरलोडिंग का मतलब होता है वन थिंग बिहेविंग डिफरेंटली बेस्ड ऑन द इनपुट। एक ही फंक्शन अलग अलग तरह से काम कर रहा है बेस्ड ऑन द इनपुट्स या पैरामीटर्स जो मैं उस फंक्शन के अंदर दे रही हूँ। मैं इसको और अच्छे से समझाऊं, क्या होगा? देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक मेन फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है। इसके अंदर मैंने कॉल लगाई स्टूडेंट को। एक स्टूडेंट फंक्शन है जिसके अंदर मेरा मैं क्या कहती हूँ, स्टूडेंट को मैंने कॉल लगाई सिंपली। तो अब देखो क्या होगा, स्टूडेंट एक मैं अलग अलग चीजें लिख के देती हूँ। ठीक है, मैंने स्टूडेंट को कॉल लगाई, फिर यहाँ पे मैं वापस स्टूडेंट को ही कॉल लगाती हूँ, बट इस बार मैं इसके अंदर यशिका दे देती हूँ। इस बार मैं वापस स्टूडेंट को ही कॉल लगाती हूँ, इसके मैं इसमें यहाँ पे यशिका के साथ साथ मार्क्स भी दे देती हूँ। मान लो मेरे 19 नंबर आए 20 में से। ठीक। मैं वापस से स्टूडेंट को ही कॉल लगाती हूँ, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है। और मैं यहाँ पे यशिका भी देती हूँ और यहाँ पे मार्क्स भी देती हूँ, यहाँ पे मैं रोल नंबर या 71 भी देती हूँ। ठीक। मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल लगाई। अब ये जो फंक्शंस हैं वो कैसे बने हुए हैं? एक मेरा स्टूडेंट सिंपल स्टूडेंट है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ऐसा आउट कर दो हाय स्टूडेंट। ठीक है। एक मेरा स्टूडेंट बना हुआ है जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग नेम लेती हूँ। ये मेरा वॉइड टाइप का है। ठीक है, वॉइड स्टूडेंट, ये भी मेरा वॉइड स्टूडेंट है। ठीक। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे ऐसा आउट करती हूँ हाय
नेम, हाई प्लस नेम। ठीक है, वापस से मैं एक और फंक्शन बना लेती हूँ स्टूडेंट। इस बार मैं इसके अंदर स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट, ठीक है, स्ट्रिंग नेम और क्या था, इंट मार्क्स, दो पैरामीटर्स देती हूँ। ठीक, और मैं क्या ऐसा आउट करवाती हूँ, हाई प्लस नेम यूज कोड प्लस। ठीक है, फिर मैं एक और फंक्शन बनाती हूँ वॉइड स्टूडेंट, और इंट रोल नंबर। मैं कहती हूँ ऐसा आउट करती हूँ, हाई नेम ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने स्टूडेंट नाम का ही चार फंक्शन बनाया। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को कॉल करती हूँ तो मेरा क्या प्रिंट होगा, मेरा यहाँ पे हाई स्टूडेंट यही प्रिंट होगा। बट अगर मैंने स्टूडेंट के अंदर नेम दे दिया तो मेरा हाई यशिका जो भी नाम दिया मैंने वो प्रिंट होगा। करके देखते हैं एक बार। ठीक है, ऊप्स के अंदर हम आते हैं, हम बनाते हैं मेथड, सॉरी, मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, मैंने क्या किया, psvm। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं स्टूडेंट को सिर्फ कॉल करती हूँ। मैं स्टूडेंट के अंदर कुछ नेम दे देती हूँ, यशिका। रुको पहले फंक्शन बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, मैंने क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, स्टूडेंट के अंदर मैं सिंपल, देखो यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर्स डिफाइन नहीं किए, मैंने क्या किया, हाई, बस हाई लिख दिया मैंने। ठीक, अब सेम क्या करती हूँ मैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्टूडेंट। इस बार मैं क्या करती हूँ, इस बार मैं स्ट्रिंग नेम, एक स्ट्रिंग नेम नाम का मैं वेरिएबल को पैरामीटर डिफाइन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं ऐसा क्या करूंगी, हाई नेम। ठीक, फिर वापस से मैं क्या करती हूँ, इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं। मैंने इस बार क्या किया, मैंने नेम के साथ साथ इंट मार्क्स भी दे दिया। और मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, हाई नेम यूज कोड मार्क्स। ठीक, अब मैंने क्या किया, इस नेम के साथ इंट मार्क्स तो था ही साथ मैंने क्या किया, इंट रोल नंबर भी दे दी। मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, हाई नेम
you scored marks and your roll number is रोल नंबर। ठीक, देखो जब मैंने ये बनाया और एकदम मैंने जब कॉपी पेस्ट की, दो फंक्शंस एक जैसे जब दिख रहे तो एरर मिल रहा था। बट जैसे ही मैंने नंबर ऑफ पैरामीटर्स को अलग कर दिया, वैसे ही क्या हो गया, अलग अलग फंक्शन हो गए। वो है वो सेम ही काम कर रहे हैं, बट दिख वो अलग अलग रहे हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट को कॉल करती हूँ। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को कॉल करूंगी, तो यहाँ पे मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे मेरा हाई प्रिंट हो जाएगा। बट अब मैं क्या करती हूँ, इसी स्टूडेंट के अंदर मैं यशिका पास कर देती हूँ। ठीक, मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, यशिका पास कर दिया। तो क्या प्रिंट होगा मेरा, यहाँ पे मेरा प्रिंट होगा हाय यशिका। ठीक, जैसे ही मैंने स्टूडेंट के अंदर यशिका पास कर दिया, जावा को पता चल गया कि अच्छा, स्टूडेंट के अंदर इसने एक पैरामीटर पास किया है, वो भी नेम पास किया है। तो नेम कौन ले रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ये वाला फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक, स्विच ऑन कर दो। अरे हटो तो हटो, लैपटॉप बंद हो जाएगा मेरा। ठीक है, जैसे ही मैंने स्टूडेंट के अंदर नेम डाल दिए, वैसे ही जावा को पता चल गया अच्छा, ये वाला फंक्शन कॉल कर रही है। ठीक है, ये वाला फंक्शन। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, नेम के साथ साथ मैंने यहाँ पे नंबर मार्क्स भी दे दिए, तो जावा को अपने आप पता चल गया कि मैं इस वाले फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। देखो, जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन का कलर देखो, ये हो जा रहा है, ब्लू हो जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने नेम दिया, देखो जब मैं यहाँ पे मार्क्स नहीं दे रही थी, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा था। जैसे ही मैंने यहाँ पे मार्क्स दे दिया, वैसे ही कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। प्रिंट करके देख लेते हैं, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, हाय यशिका यू स्कोर्ड 90। ठीक, अब जैसे ही यहाँ पे मार्क्स के साथ साथ मैं 71 भी दे रही हूँ, तो कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। तो इस बार क्या प्रिंट होगा, हाय यशिका यू स्कोर्ड 17 एंड योर रोल नंबर, यू स्कोर्ड 19 एंड योर रोल नंबर इज 71। ठीक, तो इसी चीज को हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। हम किसी एक चीज को, ओवरलोडिंग क्या होता है, वन थिंग बिहेविंग डिफरेंटली बेस्ड ऑन डिफरेंट, एक ही फंक्शन बेस्ड ऑन किस तरह का उसका इनपुट है, वो अलग अलग तरह से बिहेव। ठीक है, इसी को हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। समझ में आया, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, समझ में आया। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, यही सेम चीज। अगर मैं चाहती हूँ कि ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते टाइम पे मैं कोई डिफॉल्ट वैल्यूज खुद असाइन ना करूँ, जावा को नल देना है, जीरो देना है, 0.1 0.0 देना है, वो अपने हिसाब से देखे। ठीक, अब सेम टाइम पे मैं ये भी चाहती हूँ, मान लो कभी मेरा मूड बदला, मैं चाहती हूँ कि मैं नेम दूं, बाकी चीज वो अपने आप देख ले। बट मैं चाहती हूँ इस बार कि मैं नेम और एज दूं, बाकी चीज वो अपने आप देख ले। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हम क्लास बनाते हैं, ठीक, क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का जो कोड होता है वो काफी लंबा होता है। अब मैं इसको लिख के नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, मैं इसको काम करती हूँ, मैं ऐसे ही बना बना के दिखाती हूँ। ठीक, मैंने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को अब मैं ओवरलोड करना चाहती हूँ। ठीक, तो यहाँ पे पहले तो ऑब्जेक्ट ये सब छोड़ देते हैं अभी। ठीक, अब देखो, यहाँ पे मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट ऐसे करके। ठीक, मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहने देती हूँ। ठीक, एक मैं यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहने देती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास बनाई जिसमें नेम दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, रोल नंबर दिया हुआ है, कॉलेज दिया हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें मुझे कुछ भी देना ना पड़े। तो यहाँ पे क्या होगा, सारी की सारी जो डिफॉल्ट वैल्यूज है वो आ जाएंगी। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाऊं जिसके अंदर, ठीक है, स्टूडेंट करके मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे सिर्फ
स्ट्रिंग एन मतलब नेम दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग एन नेम इज इक्वल्स टू एन। अब मैं चाहती हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पे ही मैं नाम तो दूं ही दूं, स्ट्रिंग एन, साथ ही साथ मैं इंट ए करके एज भी दूं। ठीक है, तो नेम इज इक्वल्स टू एन हो जाएगा और एज इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टूडेंट, अब मैं चाहती हूँ मैं स्टूडेंट स्ट्रिंग नेम, अरे एन, इंट ए एज के लिए, और इंट आर रोल नंबर के लिए। ठीक है, अब नेम इज इक्वल्स टू एन, एज इज इक्वल्स टू ए और रोल नंबर इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, और एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर मैं चाहती हूँ मैं सारे के सारे जो मेरी वैल्यूज हैं वो सबके सब दे दूँ। ठीक है, आई और स्ट्रिंग सी मेरा कॉलेज है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेम इज इक्वल्स टू एन, एज इज इक्वल्स टू ए, रोल नंबर इज इक्वल्स टू आर और कॉलेज इज इक्वल्स टू। ठीक, मैंने क्या किया, अब देखो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, मैंने क्या किया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंपली स्टूडेंट को कॉल किया, और मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे s1 क्या प्रिंट होगा, सारी की सारी नल वैल्यूज। ठीक, देखो जब मैंने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, मैंने जब कोई पैरामीटर नहीं दिया, तो मेरा ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। मतलब जावा समझ रहा है कि अच्छा कोई भी पैरामीटर नहीं है, मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर, मैंने कोई भी अपने हिसाब से डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक, अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर में एक नेम दे देती हूँ। जैसे ही मैंने अपने नेम इनपुट करा, वैसे ही ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है, ये ब्लू हो गया, जहां पे मैं किसी नेम को इनपुट ले रही हूँ कंस्ट्रक्टर के होते टाइम पे, क्रिएट होते टाइम पे। तो अब क्या होगा, अब मेरी नेम की जो वैल्यू है वो नल नहीं होगी, बाकी सब जो है वो अपने डिफॉल्ट वैल्यू। मैं अब क्या करती हूँ, मैं अब नेम के साथ साथ एज भी दे देती हूँ। तो नेम के साथ साथ जब मैंने एज दिया तो पंजाबा को पता चल गया, अच्छा दो आर्ग्यूमेंट्स दे रही है, एक आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग है, एक आर्ग्यूमेंट इंटीजर है। इसका मतलब प्रोबेबली हम इसी कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, हमें इसी कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर। तो अब क्या आ जाएगा, यशिका आ जाएगा और 19 आ जाएगा, बाकी जो की जो वैल्यूज है वो मेरी डिफॉल्ट हो गई। अब मैं 19 के साथ साथ यहाँ पे अब क्या कर देती हूँ, मैं यहाँ पे इसको अपना रोल नंबर भी दे देती हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको अपना रोल नंबर दिया, कंस्ट्रक्टर को पता चल गया, अच्छा तीन आर्गुमेंट दिया है, नेम भी दिया है, एज भी दिया है और साथ साथ रोल नंबर भी दिया है, मतलब मुझे ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है इस वाले कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना है ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम। तो अब क्या प्रिंट होगा, मेरा यशिका होगा, 19 होगा और नल, क्योंकि मेरी जो स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट वो नल होती है। रोल नंबर मेरा 71 हो गया। अब मैं सारी की सारी वैल्यू दे देती हूँ, कॉलेज में दे देती हूँ जीएल में। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं अब चलाऊंगी तो ज्यादा पता चल गया, अच्छा चार आर्ग्यूमेंट दिए हैं इसने, प्रोबेबली मुझे इस वाले कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, इजी ही है, इतना कोई इस चीज में कोई भी इतना बड़ा बड़ा कुछ हवा नहीं होता, सिचुएशन को जब आप समझोगे नहीं तो आपको टफ लगेगा, बट एक बार समझने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक बार नोट्स देख लेते हैं, खत्म करते हैं फिर क्लास को। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट
कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पर ही वैल्यू दे देता है। ठीक है, अब रूल्स क्या होते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये एक तरह का काइंड ऑफ मेथड होता है। ठीक है, नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर शुड बी सेम एज द नेम ऑफ द क्लास, नो रिटर्न टाइप एंड नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी नहीं हो सकता, कोई रिटर्न टाइप नहीं हो सकता। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन, हमने देख लिया। इट इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, भी हमने देख लिया कि जब ऑब्जेक्ट बन रहा होता है उसी टाइम पे उसको इनिशियलाइज कर देता है। इट कैन ऑल्सो बी ओवरलोड, अब हमें इसका मतलब समझ में आ गया कि हम किसी कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका अब इसके बाद देखो क्या हो गया, हमने इसको पोस्टमार्टम करना था, क्या हो गया, स्टूडेंट क्या है मेरा, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। S1 क्या है मेरा, S1 इज अ रेफरेंस वेरिएबल। न्यू क्या है, न्यू इज अ कीवर्ड जो कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और ये क्या है, दिस इज माय कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वही एग्जांपल जो मैंने लिया था, स्टूडेंट S1, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई थी, ये मेरी हो गई सारी की सारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कह लो, या फिर मेरा कह लो इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, ये मेरे सारे के सारे इंस्टेंस वेरिएबल, और ये क्या है मेरा, ये मेरा कंस्ट्रक्टर। ठीक, अभी इसके नीचे ओवरलोडिंग वगैरह का जो है नोट्स, ये मैं और लगा दूंगी, कल रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग इज बेसिकली जब आप एक ही ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बोलूंगी, व्हेन वन थिंग इज बिहेविंग डिफरेंटली बेस्ड ऑन द इनपुट, इट इज योर ओवरलोडिंग। ठीक, तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, बेस्ड ऑन द इनपुट में क्या दे रहा हूँ, दे रही हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव कर रहा है, मेरा मेथड कैसे बिहेव कर रहा है, ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बेसिकली कि मैं ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पे कौन कौन से पैरामीटर्स दे रही हूँ, उस हिसाब से मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड आपको अब पता, जब मैं कल दिस कीवर्ड बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि जब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का, यहाँ पे जब मैं ये वैल्यूज ले रही थी तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, जैसे होता नहीं कि हम वही सेम जो वेरिएबल का नाम होता है वही नाम हम ले सकते हैं आर्गुमेंट में, बट यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग नेम क्यों नहीं लिया, स्ट्रिंग इंट एज क्यों नहीं लिया, मैंने एज क्यों नहीं लिया, क्योंकि जावा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक, तो ये चीज हम कल देखेंगे, दिस कीवर्ड का मतलब समझेंगे, उसका यूज केस समझेंगे। और अगर हम जावा की कन्वेंशन की बात करें तो जावा ये एक कन्वेंशन है, एक रूल नहीं है, कन्वेंशन है कि हमेशा हम स्ट्रिंग नेम इंट एज ही लिखते हैं। यहाँ पे मैंने एन लिखा है, ए लिखा है, आपको समझाने के लिए। कल हम जब दिस कीवर्ड पढ़ेंगे तब हमें अच्छे से ये जो कन्वेंशन है इसके बारे में समझ। ठीक है, दिस कीवर्ड हम इस्तेमाल क्यों करते हैं ये हमें, ठीक है, मजा आया। पानी तो पानी, कोई डाउट वगैरह कुछ भी हो, कोई कंफ्यूजन हो या कोई डिमांड हो तो बताओ, किसी कोर्स से रिलेटेड या किसी ऐसा रिलेटेड कोई चीज जो आपको पूछनी है पूछ सकते हो। हम्म, अरे उधर चला जाता है, स्टैटिक वॉइड क्या हो गया इसमें, इसमें एरर है। अच्छा रुको मैं देखती हूँ एरर क्या हो सकती है, कब पी एस पी एम, एक बार मुझे, अच्छा रुको यार, मुझे ऐसे समझ में तो नहीं आता, रुको मैं इसको कॉपी पेस्ट मार देती हूँ। आह, मैं देखती हूँ, तुमने यहाँ पे एक मेन मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, उसके अंदर मेन फंक्शन बनाया है, ठीक है, फिर तुमने स्टूडेंट को कॉल लगाई, ठीक है, तुमने नेम दिया, तुमने, अरे मेरा नाम लिखना जरूरी था, अपना भी लिख सकती थी, स्टूडेंट
लिखा, नेम दिया, एज दिया, मार्क्स दिया, रोल नंबर दिया, ठीक है। फिर तुमने बाहर, हाँ हाँ हाँ, आपने, हाँ चलो, आपने मेन फंक्शन, हाँ हाँ, सही है सही है, मैं गलत समझ रही थी, ठीक है। अब मेन फंक्शन के बाहर आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्टूडेंट, सिंपल स्टूडेंट, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हाई किया, फंक्शन बंद कर दिया। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड वापस स्टूडेंट बनाया आपने, और स्ट्रिंग नेम इस बार आपने एज अ इनपुट दिया, और इसमें आपने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हाई नेम, ठीक है, और आपने ब्रैकेट को बंद कर दिया, ठीक। पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्टूडेंट स्ट्रिंग नेम इंट मार्क दिया, ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट नेम, अच्छा देखो, नेम के बाद ये जो आपने सेकंड फंक्शन बनाया है, थर्ड फंक्शन शायद, जिसमें आपने नेम और मार्क्स को इनपुट लिया है, वहां पे नेम के बाद आपने प्लस का साइन नहीं लगाया है, आपने डायरेक्टली वो ब्रैकेट लगा दिया है, ख्याति। हाँ हाँ, देखो एक एरर तो यहाँ पे ये हो गई होगी आपकी, कि आपने जो, जहाँ पे आपने नेम और मार्क्स लिया हुआ है, वहां पे आपने, क्या कर रहे हो भैया, वहां पे नाम, नेम के आगे, नाम बोल रही, नेम के आगे आपको प्लस भी तो लगाना होगा, ठीक है। और कोई एरर है क्या? इंट मार्क्स मत करो, इंट मार्क्स इन नो नंबर पब्लिक में हाई नेम, फिर वापस से आपने नेम के आगे नहीं लगाया है, ठीक है, नेम के आगे आपने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया है, इस वजह से वो आपको एरर दे रहा है। हो गया, एरर सॉल्व हुआ क्या ख्याति? नहीं, एरर समझ में नहीं आया जो मैंने बताया आपको? आपने कर्ली ब्रेस मिस कर दिया, इसमें भी एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है, बस स्क्रीन शेयर करके दिखाना मुझे। हाँ, दिखाओ। पैकेज किया, नीचे करो नीचे करो, पब्लिक स्टैटिक फॉर्मेट स्टूडेंट क्लास बनाई, क्लास सही बनाई है, ठीक है ठीक है ठीक है, स्ट्रिंग एन इंट ए, ठीक है, नेम इज इक्वल्स टू एन, ठीक है, एज को, कॉलेज को, रोल नंबर को, लाइन नंबर कौन से लाइन पे दिखा रहा है, 5, लाइन नंबर 5 पे दिखाना है वो मुझे, नीचे करना। हम्म। एक बार ये जो स्टूडेंट, ये जो लिखा है ना स्टूडेंट के अंदर, जो आपने पैरामीटर्स दिए हैं, इसको जरा इरेज करो। अंदर ये जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसके अंदर की जितनी चीजें लिखी हुई है उन सबको इरेज करो। ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, नहीं ना, इसको नहीं, इसको नहीं, ऑब्जेक्ट। मेन फंक्शन में आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर स्टूडेंट, जो ब्रैकेट लिखा हुआ है, हाँ हाँ, उसके अंदर की चीजों को इरेज करो। अब नॉर्मली यशिका टाइप करो, और 18 टाइप, 19 टाइप करो, यशिका 19, यशिका कॉमा 19। नहीं ना ना, एज ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, सिर्फ आप, अच्छा जी मैं समझ गई प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें वो ए सेमीकोलन लिखना पड़ता है, बट वो लिखना नहीं पड़ता, आप बस वैल्यू दो, जावा अपने आप उसको समझने के लिए वो लगाता है, वो जो आप लिख रहे थे ना, कॉमा कॉमा, ब्रैकेट कॉमा दो, फिर वैल्यू लिखो,
दूसरी, हाँ। देखो, तुमने जैसे ही 19 लिखा ना, वो अपने आप समझ गया कि ये है जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। आपने अपने आप एन, फिर वो सेमी को वो लगाया था, डबल डॉट लगाया था। वो आपको खुद नहीं करना होता, आपको सिर्फ वैल्यू देनी होती है, वो अपने आप हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया। चलो, अब ध्यान रखना इस बार, ये चीज मुझे भी हुई थी पहली बार, मुझे ऐसा लगता था कि ये कैसे हो रहा है, मुझे लिखना पड़ेगा क्या, बट ये आपको लिखना नहीं होता। ये जावा अपने लिए करता है, जब आप कोई वैल्यू लिखोगे, अब वो कैसे पहचानेगा। जैसे जैसे आप वैल्यू दोगे, वैसे वैसे उसको पहचानने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो वो अपने आप अपने से करता है जावा, आपको खुद नहीं करना होगा। ठीक है। ठीक है, चलो एंड करें क्लास को। बाय बाय। थैंक यू नहीं बोलते। अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करते रहो सारी चीजें। जो मैंने पढ़ाया आज और जो मैंने कल पढ़ाया, उनको अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है। और देखो, कोई भी चीज अगर इतू सी भी समझ ना आए ना, एकदम डाउट हो, तुरंत हैंड रेस करो, मुझे पूछो कि वापस समझाइए ये चीज। ठीक है। चलो फिर, बाय बाय। हैव अ गुड डे। अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करते रहना। बाय बाय।